भ्रष्टाचारी हैं सब। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं करते? कहते हैं जी क्रिमिनल्स हैं सब, सीआरपीसी में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस देश का एकमात्र कानून है जिसमें बेल मिलने का प्रावधान लगभग असंभव है। कितनी मजेदार बात है कि मुल्जिम कह रहा है कि सरकार मेरी मुलाजिम बन से पूछे हुजूर नवाब आपको कौन सी धारा में बुक किया जाए, ये आप मुझे बताएं। ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनकी बात सही है तो एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ क्यों की? इधर सीबीआई की जांच इनिशिएट हुई, इधर आपने शराब पॉलिसी विड्रॉ कर ली। केजरीवाल जी की एक बात मैं तारीफ करूंगा, तो पढ़े लिखे होने की बहुत बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। केजरीवाल जी इस मामले में अद्भुत हैं, वो पढ़े हैं लिखे नहीं है। कोई विभाग अपने पास नहीं रखते, फाइल सारी पढ़ते हैं। साइन करवाएंगे सत्येंद्र जैन से, साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया से, फंसेगा वो जो लिखेगा। ये नई पार्टी है, ये अजब अलबेली पार्टी है, ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स करते हुए डेट्रीमेंटल मोड में जाके फंसे। ये आए और इन्होंने कहा कि हम आएंगे और दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे। अब दो में से एक बात थी, या तो मैं ये कहूं कि इमेच्योर थे या बहुत सयाने थे। विपक्ष कह रहा है कि सारी गारंटियां झूठी हैं, लेकिन एक गारंटी पक्की है कि इस बार मोदी की सरकार वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो गारंटी सदन में ही सुना दी कि इस बार 400 पार। खड़गे जी जब स्वयं ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप समझ सकते हैं विपक्ष कितना निहत्था है आज के दिन। जोरदार तालियां करिए अगले सेशन के लिए, क्योंकि अगला सेशन बहुत जोरदार है और प्रभावी है। और इस सेशन की शायद इस समय देश में हर व्यक्ति इस सेशन को देखना सुनना चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय इस सेशन के लिए दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी जी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। और संसद से सीधा आ रहे हैं अपना भाषण समाप्त करके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उनका भी अभिनंदन है। आतिशी जी, सुधांशु जी, आप दोनों का इस मंच पर अभिनंदन है। सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन शिकायतों की फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। सुधांशु जी, विपक्ष की, वो कहते हैं कि किसी को आप छोड़ते ही नहीं, ऐसा क्या करते हैं बताइए जरा, किसी को छोड़ते क्यों नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये 2013 में बने थे जी। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पिछले 30 सालों में, 30-35 सालों में, कोई एक लोकसभा बता दीजिए जिसमें इनके किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी को चक्कर न काटा हो। अब आज ही देखिए जी, आजकल जैसे दो का बड़ा चर्चा में है ना, झारखंड और बिहार। तो एक छोटी सी बात कहता हूं, आज आरोप हमारे ऊपर है। नहीं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसा आरोप है। आज हम लोगों पे आरोप है कि हम लोग उनको फंसा रहे हैं, जेएमएम वालों को, यही कहा जा रहा है ना। पुरानी फिल्मों में कई बार एक डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, ये कोर्ट से प्रूव हुआ था कि 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया। तो कहीं बीजेपी थी क्या? मोदी जी, अमित शाह जी का नाम था क्या? लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए। अब बताइए, हम लोग युवावस्था से पूरी पार कर गए, लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और कहते हैं साहब बीजेपी कर रही 2014 के बाद। अब इनके साथ एक अलग स्थिति है। एक वो पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी है। जी जी, पुरानी धुरानी पार्टी है। एक निवेदन है, माइक को थोड़ा ऊपर से पकड़ लीजिए। जी जी। ये नई पार्टी है, ये अजब अलबेली पार्टी है, ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स करते हुए डेट्रीमेंटल मोड में जाके फंस गए। ये आए और इन्होंने कहा कि हम आएंगे और दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे। अब दो में से एक बात थी, या तो मैं ये कहूं कि इमेच्योर थे या बहुत सयाने थे।
अगर सयाने थे तो फंस गए और इमेच्योर थे तो बेचारगी की स्थिति है। तो इनकी स्थिति यह है। और इसमें मैं एक और बात कहूंगा, इन्होंने जिस रफ्तार से बदलाव किया है तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। क्योंकि जिस पार्टी के विरुद्ध इन्होंने शपथ ली थी जी कि हम साहब कभी भी इसका समर्थन नहीं लेंगे, उसी को बेईमान कह के और प्रचार करके, वो याद करिए शीला दीक्षित जी का नाम लगा के ऑटो के पीछे लगा रहता था वगैरह वगैरह। और साहब हमें 1951 में बने 72-73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया। इन्होंने 73 दिन में समर्थन लिया सरकार बनाने के लिए। और आज भी चंडीगढ़ को लेके अभी हमारे ऊपर झगड़ेंगे। अरे भाई इस सवाल में मैं आऊंगा, चंडीगढ़ के पे आप ऐसे बच के मत निकलिए, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ पे बहुत सारी बातें हैं, शिकायतें इनकी भी हैं और शिकायतें आपकी भी हैं। लेकिन आतिशी जी, सवाल यह है कि साफ सुथरी राजनीति की बात करके आम आदमी पार्टी आई और देश की, खासतौर पर दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस के गठबंधन में जाके शामिल होना पड़ रहा है, लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये आपके वोटर को सहन नहीं होगा? देखिए अमीश जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मुझे सुधांशु जी की कई बातों पे रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी बात करते हैं कि जी जेएमएम ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, पर थोड़ा सा सुधांशु जी की पार्टी का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जी हम तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, पर ऐसा कैसे होता है कि इनकी ईडी, इनकी सीबीआई किसके खिलाफ रेड करती है? कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करती है, कभी हेमंत सोरेन के खिलाफ करती है, कभी स्टालिन के खिलाफ करती है, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ करती है। क्या इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्षी दलों ने किया है? इनकी पार्टी के लोग दूध के धुले हैं। और ना सिर्फ इतना, वो विपक्षी दल के नेता जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो भी दूध के धुले हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण दूंगी। हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके भ्रष्टाचार पे सुधांशु जी की पार्टी ने एक पूरा बुकलेट निकाला था। ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो गए। शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी जी के भ्रष्टाचार, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम, कई चुनाव लड़ डाले इन्होंने पश्चिम बंगाल में। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के इतने सारे केसेस। छगन भुजबल जी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है ईडी ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा हमें छगन भुजबल जी की फाइल नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। जी, तो देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आज केस होना, आज ईडी के छापे पड़ना, सीबीआई से गिरफ्तारी होना, ये किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है कि उन पे केस करो और सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाएं। ये सुधांशु जी की पार्टी मेरे सवाल का जवाब रह गया, मैं आगे लेने का प्रयास करूंगा आपसे आतिशी जी। लेकिन सुधांशु जी, अब अरविंद जी ने तो बोला कि 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप है, उनकी सरकार गिराने का आरोप है, ये सब आरोप है, लेकिन आप भी तुरंत कार्रवाई करते हैं, मतलब पुलिस का नोटिस खचाक भेज दिया। देखिए ये वो पार्टी कह रही है जिसका स्टैंड क्या था, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच बाद में होनी चाहिए। आज कहते हैं जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। और एक और में इसका मतलब दो में से एक बात माननी पड़ेगी, या तो वो सयानापन था या वो बचकानापन था। अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि उस समय जो कुछ कर रही थी, कह रही थी आम आदमी पार्टी, वो क्या कर रही थी। दूसरा, आपकी बात में संशोधन कर दूं, हमने किसी नेता के खिलाफ कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। हमारा स्टैंड चेंज नहीं हुआ। हमने कहा जी आरोप था, आरोप है, चल रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा जी हमारी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भी कलकत्ता में सीबीआई के सामने एक बार अपीयर हो चुके हैं, मगर स्टैंड इनका चेंज है। सुनिए, शारदा के बारे में ऑफिशियल स्टैंड है इनकी गवर्नमेंट का कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक कहते नहीं हुआ था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमने बड़ा भयानक भ्रष्टाचार किया था और ये किया था। यही है अजीत पवार के बारे में इनकी सरकार, यानी अब इनका मतलब इंडी गठबंधन की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप कहते हुआ था, अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट आकर देना, फिर अपने नेताओं को बिकाऊ होने का सर्टिफिकेट देना, मुझे लगता है जो काम आज
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं, इसका आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इनके बाद तो 90% की मेजोरिटी है भाई, इनके 62 विधायक हैं, 62-63 विधायक हैं, 90% मेजोरिटी, और 2/3 टूटे तब कुछ हो सकता है। और फिर ये कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी तोड़ी जा सकती है। मैं बताना चाहता हूं, हम सबसे लंबे समय अपोजिशन में रहे, कभी बीजेपी का वर्टिकल डिवीजन हुआ? अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने तो वो चीजें झेली हैं जो इमरजेंसी के फर्जी केसेस, जॉर्ज फर्नांडिस जी को हथकड़ी लगा के सड़क पे चलाया गया एक अपराधी की तरह, बड़ौदा डायनामाइट केस में, जो कि आज के जमाने में टेररिज्म में इक्विवेलेंट था, और जेल से 3,74,000 से जीते। मान्यवर, मैं कह रहा हूं, जनता की अदालत हो या न्यायालय की अदालत हो, हमने दोनों जगह लड़ाई जीती है और ये दोनों जगह पीछे हैं। मैं एक और बात कहूं, वैसे एक और, एक केजरीवाल जी का ट्वीट है 2012 में शरद पवार जी के बारे में, लेकिन ऐसा एक आज पर आ जाते हैं। ये 25 करोड़ के ऑफर का क्या मामला है? ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी सफाई क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सफाई देने की जरूरत है क्या? अगर एक ही पार्टी है जो रजिस्टर्ड रूप से कोर्ट में माफी मांग चुकी है कई नेताओं के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, केजरीवाल जी ने हाथ ऊपर कर करके आरोप लगाया, जब कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ, उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ करते हैं। जी जी जी। अब जिनके आरोप का आधार कोर्ट में निराधार सिद्ध हो चुका हो, उनके आरोप को कितनी गंभीरता से आतिशी जी, एक आरोप आप पर बार बार लगता है कि आप हिट एंड रन करते हैं, जैसे कि अच्छा, वैसे आरोप ये भी लगाते हैं होता और फिर भाग जाते हैं। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ है तो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी सामने रखे, पटल पर रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए आप लोगों नहीं, को। बिल्कुल रखेंगे, समय आने पे जरूर रखेंगे। इन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर जी एक हैं, एक समय पे काफी फेमस हुए थे, लोग उनको भूल गए होंगे शायद अब। जब 2013 में आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी जी। और हमें 28 सीटें आई थी और इनको 32 सीटें आई थी और किसी की मेजोरिटी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही पुरजोर कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की। तब थोड़ा महंगाई का ज़माना इतना नहीं था, तो शेर सिंह डागर जी ने मात्र 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी को, और उसका स्टिंग पब्लिक भी हुआ था, सुधांशु जी। दूसरी बात, अमीश जी, देखिए सब जानते हैं देश में एक ही पार्टी है जो और पार्टियों को तोड़ तोड़ कर सरकार बनाती है। गोवा में कांग्रेस के विधायक किसने तोड़े और अपनी सरकार बनाई? कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीयू के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई? ये पूरा देश जानता है। इनफैक्ट अगर आप मुझे मौका दें, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे चैनल की क्लिपिंग है जी। उस जब कर्नाटका का चुनाव हुआ था 2019 में, तो राम माधव जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राम माधव जी के शब्द हैं, उनको एक टीवी चैनल के एंकर ने पूछा कि देखिए आपके तो नंबर पूरे नहीं हुए हैं, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास अमित शाह है। ये राम माधव जी के शब्द थे। तो इनके पार्टी के नेता खुद प्राइम टाइम टेलीविजन पर मानते हैं कि संख्या बल ना होते हुए भी ये सरकार बनाते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं तथ्यात्मक दृष्टि से सही होनी चाहिए। गोवा का ये उदाहरण देते हैं। मैं इसमें चंडीगढ़ जोड़ लेता हूं कि नंबर इनके ज्यादा थे, मेयर आपका बन गया। उस पर मतलब ये कला लाते कहां से हैं, आते कहां से? उस पे अभी बता रहा हूं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, सच और झूठ का अंतर क्या होता है जी। गोवा में जो कहते हैं हमने तोड़ लिया, ये बताइए झूठ का अंतर होता है 8 विधायक। हाँ नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, अरे अभी बता रहे हैं मान्यवर आपको। देखिए, गोवा में कभी विपक्ष ने दावा ही नहीं किया। अरे भाई, आप राज्यपाल के पास जाएंगे, कहेंगे हम सरकार बनाना चाहते हैं और आपको ना बुलाए तो है, मतलब ये तो वो हो गया कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं गया ही नहीं, मैंने आंसर शीट ही सबमिट नहीं की और मैं कह रहा हूं जी मुझे तो पूरा आता, मुझे पास कर देना चाहिए। ऐसा कहीं होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कारण क्या था? करके पास हो जाते हैं। अपने टर्न पे वहां चक्कर क्या था कि कांग्रेस में मची हुई थी अंदर खींचातानी कि 4 विधायक किसके, 3 विधायक किसके, कौन सीएम बनेगा, समय ही निकलता चला गया। अरे उनके जो ऑब्जर्वर गए थे, खबर तो हमें पता अंदर, उनके जो ऑब्जर्वर गए थे वो सोते रह गए थे। अरे अब तो नितिन गडकरी पूरी रात जाग रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूं ये। और जो देखिए कहावत है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सही बात है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। चंडीगढ़ की बात के ऊपर मुझे एक बात बड़ा वो जबरदस्त लगता है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
एक मेयर के लिए उफ किस शिद्दत के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं। ये वही पार्टियां जो एक दूसरे को बर्बाद करने की कसमें खाए हुए थे। और अभी भी मजेदार स्थिति क्या है सुनिए, पुराना छोड़ दीजिए। आज छत्तीसगढ़ में जाकर कहा है केजरीवाल जी ने कि भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट कोई सीएम नहीं। वाह। दिल्ली में कांग्रेस ने कहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को जेल होनी चाहिए। ठीक। पंजाब में वो कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार करी और बीच में चंडीगढ़ में मिल रहे हैं एक दूसरे से हाथ मिला के। मेरी बात पहले ये तो जवाब दो भाई, ये मिले कैसे हो और किस लिए मिले हो, इसका जवाब पहले नैतिक जवाब दे दीजिए, फिर राजनीतिक जवाब मैं देता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता आपस में मिल लिए, नीचे पार्षद मिले नहीं चंडीगढ़ के अंदर? क्योंकि भगवंत मान जी ने तो खुद ही कहा था कि एक टेक्निकल बात और कह दूं अगर 5 सेकंड देना आती। देखिए, जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो टेक्निकल सिचुएशन है। हम लोग साथ कई बार ऐसा हुआ, मैं डेट के साथ बोल रहा हूं। 22 अक्टूबर 1997 यूपी में हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारी असेंबली वो कर दी गई। हम दिल्ली आए, राष्ट्रपति भवन के बाहर हमने पूरी परेड करा दी और सारे पेपर्स दिखा दिए। हमने कहा जी हमारा एकदम क्लियर है, और लास्ट में हमारे फेवर में डिसीजन हुआ। 22 फरवरी 1998 हम सीधे कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा तुरंत शक्ति परीक्षण कराइए, जीत गए। अब इनके सामने समस्या क्या है, वही जो गोवा में प्रॉब्लम थी कांग्रेस में, ये इनके लोगों को आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका तो संस्थापक विश्वास भी अब इनसे दूर हो चुका है। जी आतिशी जी, क्या आपको लगता है कि आप लोगों के नेता मिले लेकिन नीचे पार्षदों के दिल्ली मिले, इस वजह से ये हार हो गई? और दूसरा, करप्शन के ऊपर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि 5 से ज्यादा नोटिस ईडी के अरविंद केजरीवाल को आ चुके हैं और वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। कब पेश होंगे ये तो देश भी जानना चाहेगा। 3 अलग-अलग मुद्दे हैं, तीनों पे जवाब दूंगी। सबसे पहले तो जी सुधांशु जी ने, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कौन तोड़ रहा है, उसका जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो कौन विधायक खो रहा है, कौन विधायक पा रहा है, इसका जवाब तो इन्होंने खुलेआम दे दिया। पर आप लोग सो तो नहीं रहे हो? इन्होंने डिनाई तो नहीं किया कि ये विधायक तोड़ते हैं और हर राज्य में तोड़ते हैं। तो गोवा में इन्होंने ये भी नहीं कहा गलत है, ये कहा वो तो पहुंचे ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि उन्होंने तो कहा कि जी मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो बीजेपी ने कहा कि चलो हम चीटिंग करके पास हो जाते हैं। ये देखिए सुधांशु जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये तक नहीं कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ना गलत है। आज यहाँ पे आके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। नंबर 2, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। वैसे उससे पहले अगर आप 1 साल पहले देखिए तो दिल्ली मेयर इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा कि आपका है दिल्ली में। हाँ, लेकिन मेयर के इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी चीटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ जाकर अपने एलजी साहब से 10 नॉमिनेटेड काउंसलरों को लेके आती है, जो उन्हें जो काम चुनी हुई सरकार को करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं नहीं ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे। तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया। जी शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा हमने सुना है। अब देखिए, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती उड़ती बात आई है हमारे पास। आप उड़ती उड़ती बात करें, ट्विटर पे आपने एक प्रमाणिक बात लिखी है, आपने बोला मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। वो मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे ईडी पर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। लेकिन ऐसा सुना हमने, किसी ने बताया कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोटों पे कुछ लिख रहे हैं और उनको गलत करार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर हमारे एक पार्षद ने कहा भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा था कि आप नीला पेन मत इस्तेमाल करो, क्योंकि नीले पेन से हम लोगों ने लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ लिखना है आप हरे पेन या लाल पेन से लिखिए। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें वोट्स को डिस्क्वालीफाई करना था और झूठे तरीके से इनकी सरकार। बीजेपी ने नीला पेन यूज करके आपको मतलब आपकी गठबंधन को नीला पीला कर दिया गुस्से में। आप देखिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट मैटर लिस्टेड है। एक तो बात देखिए, बिल्कुल टेक्निकल बात संक्षेप में
इनको अंदर की बातें बड़ी पता रहती हैं, अपनी हाँ, पार्टी ये के तो अंदर का पता नहीं रहता और बाहर का अंदर का सब पता रहता। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई ये बताइए, ये स्विच ऑफ करना नेता का काम होता है टेक्निकल स्टाफ का? कुछ भी कहानी कर देते हैं। याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की यहाँ रेड हुई थी तो उन्होंने कहा, सारे इनके प्रवक्ता आके कहते थे कि लॉकर में क्या मिला उनको, सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है क्या? जी इसलिए, और फिर कहते थे सीबीआई के मेरे अंदरूनी सूत्रों ने ये बताया है, ये सूत्रों ने बताया, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि वो एक बाल सुलभ उच्छृंखलता है उनके अंदर। उन्हें लगता है कि मैं नए तरीके से इस ढंग से बातें करके कर लूंगा, मगर मुझे लगता है जनता काफी परिपक्व है और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा। इन्होंने एक और बात कही, ये बताइए 32 और 8 की बात कही। पहली बार 2013 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। किसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला? भाजपा को। नैतिक अधिकार किसका था सरकार बनाने का? बीजेपी का। और आपने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई और नैतिकता की बात कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता, मतलब पर्सनल, वो तो कसम खाई थी कि हम शपथ नहीं लेंगे और लिखित में समर्थन मांगा था, लिख के कि हमें आपका समर्थन चाहिए। तो एक नहीं आने। और एक और मैं बात बता दूं, ये जब पार्टी आई थी तो एक होता था ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी उपयोग दिखती है कहीं, अब टोपी जनता को पहना दी। अब सुनिए, दिल्ली में कहते थे अल्जीरिया अप्रूव नहीं कर रहा है, प्योर स्टेट नहीं है। ये क्या हुआ भाई, पंजाब में कहीं लोकपाल नहीं आया? बाकी छोड़िए, इनकी अपनी पार्टी में एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, ठेकाए दिया उनको। जी जवाब अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म कर दिया। बाहर की तो बात छोड़िए, वो मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी भी हटा दी। आतिशी जी आपने बार-बार बोला कि दो पॉइंट्स पे, एक मेरा सवाल, दो पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सवाल तो सुधांशु सुन जी। लीजिए। एक सेकंड, 2 पॉइंट्स पे फैक्चुअली रॉन्ग है सुधांशु जी। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में वास्तविक तौर में उनके बेटे का झुंझुना मिला था। आप सीबीआई के रिकॉर्ड अरे भाई, अब ये दुनिया के इकलौते लोग होंगे जो लॉकर में झुंझुना रखते हैं। चांदी का झुंझुना था, इसका मतलब उनकी माता जी ने उनके बेटे के पैदा होने पे दिया था, उनकी पत्नी ने लॉकर में रखा हुआ था। आप सीबीआई का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपकी सीबीआई बोले। इसका मतलब सीबीआई के सूत्र जो ये कह रहे थे केजरीवाल जी, उन्होंने बता दिया होगा तो निकाल के सीबीआई के लिए झुंझुना रख दिया उन्होंने। वरना कोई बच्चे का झुंझुना रखता है, और चांदी का झुंझुना इतनी बड़ी चीज नहीं होती। हमारे पास और कुछ रखने के लिए ही नहीं है तो हमने रख दिया जी चांदी का झुंझुना। आपके पास होंगे सोने के बिस्कुट, करोड़ों के कैश, शेल कंपनीज के कागज। अब मनीष सिसोदिया जी के पास कुछ था ही नहीं तो रख दिया उनकी पत्नी ने। दूसरी बात, बस फैक्चुअली करेक्ट कर रही हूँ, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, हमने समर्थन मांगा नहीं था। पर लिया तो था ना आपने समर्थन। लिखित में मांगा था, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लिखित में मांगा था, पत्र भाजपा कांग्रेस दोनों को दिया था। लेकिन अभी दैट आई नो पर्सनली, आई एम हैविंग दैट लेटर आल्सो। आतिशी जी चलिए, तब लिखित में मांगा, आपने दिया, लेकिन अभी तो आप बताइए, बच्चे का झुंझुना खेलने के लिए होता है या लॉकर में रखने के लिए? अच्छा, हियर में आउट। ऐसा झुंझुना दिखा रहे हैं। अब जब बच्चा 21 साल का हो जाए, ग्रेजुएशन कर ले, तो झुंझुना लॉकर में भी रखा। लेकिन एक बात तो सत्य है कि तब आपने लिखित में समर्थन मांगा था, नहीं मांगा था, लेकिन अभी तो अलायंस है कांग्रेस के साथ। बिल्कुल एक सेकंड सुनिए, चांदी के झुंझुने से ज्यादा कीमत आईफोन की होती है। 8 आईफोन चेंज कर दिए, वो तो नहीं रखे, और कह रहे चांदी का झुंझुना अंदर रखा था। गजब है भैया जी। 4 गुनी कीमत होती है आजकल के आईफोन की। जी चांदी के झुंझुने से। चलिए, आईफोन, झुंझुना सब आ गया, लेकिन आपने एक बात बोली कि हमने लिखित में नहीं मांगा, हमने मांगा नहीं था, समर्थन दे दिया था। लेकिन अब तो कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, अब तो लालू यादव के साथ भी आपका अलायंस है, मतलब इंडिया के अलायंस के अंदर आप पार्टनर है। लेकिन आपने बार बार बोला हम कानून का पालन करते हैं, कानून कानून कानून। तो ईडी का नोटिस आ चुका है, वो भी एक कानूनी एजेंसी है, उसके नोटिस का पालन क्यों नहीं हो रहा? ये एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सफाई से जवाब इसका। देखिए, मैं ये कहूंगी कि अगर किसी एक सरकार को और किसी एक पार्टी को अवार्ड मिल सकता ना, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड पार्टी, तो वो अवार्ड आम आदमी पार्टी को मिलता और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मिलता। जी, आप देखिए, जैसे सुधांशु जी ने कहा, मात्र 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, 9 साल से हम दिल्ली की सरकार में हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है पिछले 9 सालों में जिन्हें इनकी सरकार ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्होंने हमारे स्कूलों पे जांच कर ली, हमारी मोहल्ला क्लिनिक पे जांच कर ली, हमारे अस्पताल पे जांच कर ली, हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे जांच कर ली, हमारी बिजली की व्यवस्था पे जांच कर ली, हर चीज पे जांच कर ली। 460 फाइलें 6 महीने तक इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की रख के बैठी रही कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा। तो हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट इनकी सरकार ने शराब दिया घोटाले है। में आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। दूसरी चीज, अब आप सुन लीजिए जी,
अब जो ट्रेंड चला है, अब आप अगला सवाल मुझसे ये पूछेंगे तो मैं पहले ही उसका जवाब दे देती हूँ कि अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगला सवाल आपका ये होगा। तो मैं आपको उसकी, आप अगर देखिए उसकी पूरी कहानी बताती हूँ। आपने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों पे सिर्फ पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो ईडी जिसके तहत अपने केस करती है, सिर्फ एक कानून में क्यों केस करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कहते हैं जी भ्रष्टाचारी हैं सब, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं करते? कहते हैं जी क्रिमिनल्स हैं सब, सीआरपीसी में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस देश का एकमात्र कानून है जिसमें बेल मिलने का प्रावधान लगभग असंभव है। इसलिए आज पीएमएलए यूज नहीं होता नारकोटिक्स, टेररिज्म वगैरह के लिए, जिसके लिए ये बना था। आज पीएमएलए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेताओं को चुप करने के लिए यूज किया जाता है। का आरोप है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में भी बोला था कि ईडी सबको इकट्ठा कर रही है। सोचिए कितनी मजेदार बात है कि मुल्जिम कह रहा है कि सरकार मेरी मुलाजिम बन से पूछे, हुजूर नवाब आपको कौन सी धारा में बुक किया जाए ये आप मुझे बताएंगे। ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, मैं टेक्निकल बात बताता हूं, अगर इनकी बात सही है तो एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ क्यों की? इधर सीबीआई की जांच इनिशिएट हुई, इधर आपने शराब पॉलिसी विड्रॉ कर ली। आपने लैपटॉप क्यों नष्ट किए? आपने क्यों फोन्स नष्ट किए? क्यों? ईमेल अवेलेबल है, कंसर्न व्यक्ति को ड्राफ्ट किया है पॉलिसी का, उसने जो करेक्शन किए वो ईमेल से वापस आया है, ये पुख्ता सबूत है। और उसने जवाब दिया है बीच के व्यक्ति ने कि ये सब कुछ केजरीवाल जी की उपस्थिति में। वैसे मैं केजरीवाल जी की एक बात में तारीफ करूंगा, वो पढ़े लिखे होने की बहुत बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। केजरीवाल जी इस मामले में अद्भुत हैं, वो पढ़े हैं लिखे नहीं हैं। कोई विभाग अपने पास नहीं रखते, फाइल सारी पढ़ते हैं, साइन करवाएंगे सत्येंद्र जैन से, साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया से, फंसेगा वो जो लिखेगा। हम तो पढ़े और ऊपर से काम किए, लिखे हैं ही नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने बड़ी नाप तोल के की है। जी चलिए, मैं अब इंडिया अलायंस के ऊपर आता हूं। ये इंडिया अलायंस का क्या हो रहा है आतिशी जी? नीतीश जी छोड़ के चले गए हैं और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं, क्या कहना चाहती है? एक सपना देखा था पूरे ऑपोजिशन ने इंडिया अलायंस का, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया है 2024 के चुनाव से पहले ही। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो नीतीश जी ने किया वो बिल्कुल गलत था। नीतीश जी बहुत बात करते थे, उन्होंने कहा था हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बिहार में वास्तविक तौर पे नीतीश जी के भाजपा में जाने से भाजपा को ही नुकसान होगा, इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं होगा। और ममता जी के कांग्रेस से इंडिया अलायंस से जाने से बाकी जो घटक दल हैं, ये मैं मानती हूँ कि कुछ इनिशियल हिकअप्स हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। बोलती है कि कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आ सकती, कांग्रेस में अहंकार है, क्योंकि आप कांग्रेस से डील कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है कांग्रेस में अहंकार है? देखिए, हम इंडिया अलायंस के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। इंडिया अलायंस जरूर एक साथ आएगी, एक साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी, देश को महंगाई से भी बचाएगी, बेरोजगारी से भी बचाएगी और इस देश के संविधान को भी बचाएगी। जी सुधांशु, इन्होंने कहा बहुत बचाएंगे। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत कांग्रेस के लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं था। मैं कहना चाहता हूं ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली, जरा इसका मुहूर्त चेक करवा लीजिए, कौन से मुहूर्त में निकले हैं। ये जिधर जा रहे हैं उधर बर्बादी छाती चली जा रही है। ठीक है, एक सवाल, राहुल गांधी की यात्रा अगर एक मिनट पंजाब पहुंचेगी तो सुनिए। जी जी, इन्होंने कहा कि इसको बचाएंगे, इसको बचाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की अब हालत ये हो गई है कि अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनके लिए एक ही लाइन कही जा सकती है, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा में अरविंद केजरीवाल जाएंगे आतिशी जी? सुधांशु, अरे तो इनका भी बड़ा छुपाने लायक था इनके नेता का। बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु जी, हम देश को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी से बचाएंगे, महिलाओं को महंगाई से बचाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। भ्रष्टाचारियों अपराधियों को गले लगाकर देश को बचाएंगे। जी, गले तो आप लगाते हैं। सुनिए, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में, हेमंत बिस्वा अभी तो गठबंधन बचाना है, अभी तो आपको इंडिया अलायंस बचाना है। लाइटर नोट पे एक बात और कह दूं, खत्म हो गया मेरा। देखिए, आम आदमी पार्टी कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई शराब घोटाले पे, तो एक लाइन
कह देना चाहता हूं इनके लिए, इनके प्रति सहानुभूति रखते हुए, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। लालू जी के साथ खड़े हैं, मुलायम सिंह जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और चलते चलते आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। मतलब राहुल जी की यात्रा में अरविंद जी जाएंगे, हाँ या ना? कि हम कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स यात्रा का नहीं बताएंगे, और चुनाव हम साथ में लड़ेंगे चलिए और बहुत चुनाव जीतेंगे। चलिए देखते हैं आगे आगे देख। क्या है कौन कब हो जाए। चलिए हम आपके है कौन तक बात आ गई, और आयुष्मान खुराना भी यहाँ पर आ गए हैं। आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। ईडी सीबीआई पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन अभी एक मुख्यमंत्री है, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां सम्मन आ रहा है, विपक्ष को टारगेट कर रहा है ईडी। आपका मानना है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया जी, जिन लोगों ने चोरी डकैती की जी, जिन लोगों ने भारत के देशवासियों का पैसा लूटा जी, जिन लोगों ने, चाहे वो लिकर पॉलिसी हो जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला किया हो, या लैंड स्कैम हो, या भू माफिया या सैंड माफिया को आप क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? क्या ऑपोजिशन के लीडर होने के कारण आपको कोई कार्टे ब्लैंक या आपको सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी मिल जाती है? चोरी डकैती करने के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है? पीयूष गोयल जी का, पीयूष जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के इस बड़े मंच पर। 2024 का चुनाव है और आप सीधा संसद से आ रहे हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम से। मेरा पहला सवाल यह है कि 2047 यानी विकसित भारत की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष कह रहा है कि सारी गारंटियां झूठी है, लेकिन एक गारंटी पक्की है कि इस बार मोदी की सरकार वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो गारंटी सदन में ही सुना दी कि इस बार 400 पार। जी, अब खड़गे जी जब स्वयं ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं विपक्ष कितना निहत्था है आज के दिन। जो सो कॉल्ड इंडी ब्लॉक था, अब तो वो यूपीए से भी माइनस होते जा रहे हैं। जो यूपीए की उनकी एक गठबंधन थी, शायद उन्होंने सोचा नाम बदल के कुछ लाभ ले पाएंगे, लेकिन अब तो वो घटते जा रहे हैं, एक के बाद एक वापस खत्म होते जा रहे हैं। और देश के जनता ने मन बना लिया है। देश की जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहती। देश की जनता बड़ी सुखी महसूस करती है कि अब वो भ्रष्टाचार के दिन भुलाने में लगी है। वो नहीं चाहते कि वो पुराने भ्रष्टाचार से लिप्त रोजमर्रा की खबरें आपके चैनल पे सुनने पड़े। और मैं मानता हूं कि जिस तेज गति से जी, देश की दिशा और देश की दशा दोनों में परिवर्तन आ रहे हैं, अमूल चूल परिवर्तन आ रहे हैं। भारत की जनता, भारत की युवा शक्ति, भारत की महिला शक्ति, किसान, कामगार, सभी लोग, विशेषकर जो वर्षों वर्षों तक वंचित रहे, पीड़ित रहे, गरीब रहे, जिनको अब एक राहत मिल रहा है। 25 करोड़ गरीब आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। ऐसी परिस्थिति में लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन एक आरोप पूरा विपक्ष लगाता है और वो बार बार कहता है कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया की सरकार है, अमीरों की सरकार है। तो पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल से ये आरोप आप झेल रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो अब कार्यकाल जब समाप्त हो रहा है, देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस मंच से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है ये सभी 140 करोड़ देशवासियों की सरकार है जी। और मैं समझता हूँ आरोप लगाने से कोई, ना तो हम कोई डरने वाले हैं, ना कोई हमारे काम में बदलाव होगा। आखिर उन 4 करोड़ गरीब परिवारों को पूछिए जिनको मुफ्त में एक पक्का घर मिला कि ये किसकी सरकार है। उन 81 करोड़ गरीबों को जाके पूछिए जी, जिनको मुफ्त में अनाज मिलता है कि ये किसकी सरकार है। मेरे ख्याल से जब 60 करोड़ हमारे भाई बहन पूरी मुक्ति पाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अब हमें मुफ्त में मिलेंगी,
उनको जाके पूछिए कि ये किसने उनको दिया। आप आज के युवा युवती को पूछिए जो स्टार्टअप के माध्यम से अपने हुनर को देश के समक्ष, दुनिया के समक्ष रखता है, कि क्या वो इस सरकार के कार्यक्रमों से लाभ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जी, मैं समझता हूं कि देश में तेज गति से जो बदलाव आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, जिस प्रकार से देश की सोच बदल रही है, जिस प्रकार से देश में हमारे नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा है, जिस प्रकार से आज हमारी बहनें, हमारी बेटियों को सुरक्षा का एहसास होता है, उनके सम्मान का एहसास होता है, किसानों को सम्मान का एहसास होता है, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक परिवारजन की तरह दिखते हैं, बड़े भाई के नज़रिए से वो उनको देखते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक गरीब परिवार में जन्मे, पूरा बचपन उन्होंने गरीबी में बिताया, मुश्किलों में बिताया, जी, उन्होंने अपने एक एक अनुभव से इस देश में जो काम किया है, देश के लोगों को गरीबी से निकालने में, और 25 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है, जिनको आज हम एक प्रकार से नियो मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग कहते हैं। ये मिडिल क्लास बीजेपी का बड़ा पुराना वोटर है, क्योंकि बजट आया है। ये सवाल मैं उस मिडिल क्लास के बिहाफ पर आपसे पूछ रहा हूं। वो मिडिल क्लास आपका पक्का वोटर है। जब बीजेपी सत्ता में थी, नहीं थी, आई 300 सीटों के पार आई, लेकिन उस मिडिल क्लास ने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। वो मिडिल क्लास पूछना चाहता है कि 10 साल के शासन में उनको क्या मिला। उसका तो जवाब दूंगा ही, लेकिन आपकी बात से एक चीज और बड़ी स्पष्ट हो जाती है जी, कि आखिर भाजपा का वोट 2009 से 14 से 19 और अब जो अनुमानित है 2024 में जी, वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे आपको ये भी ध्यान में आएगा कि मिडिल क्लास तो पक्का वोटर है ही, लेकिन देश की नारी शक्ति हो, देश के गरीब हो, देश के युवा हो, जी, देश के किसान हो, अब वो सभी भाजपा के पक्के वोटर बनते जा रहे अच्छा, हैं। एक सवाल मेरा, लेकिन जी, आपकी बात को कंप्लीट करने के लिए, जी, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का अगर सबसे बड़ा कोई लाभ किसी को मिला है, तो वो इस देश के एक प्रकार से हर व्यक्ति को महसूस होता है कि स्वयं को मिला है। आप गरीबों की बात देखें तो उनको गरीबी से निकालना, उनको नए अवसर देना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की चिंता सरकार ने अपने ऊपर ली। एक जमाना था, आपको सबको याद होगा, जब पिक्चरें बना करती थी, कभी रोटी कपड़ा मकान, कैसे लोग परेशान होते थे, कोई स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई बीमार हो जाए घर में तो अपना कभी कभी पूरे जेवरात और पूरे पैसे सेविंग्स खत्म हो जाते थे। जी, कभी किसी को अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम देनी हो तो पैसे की कमी में पढ़ाई नहीं कर सकते थे, और ये हम सबके परिवारों के भी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, गैस कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें पहुंचाकर आज देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मजबूत सोच आई है कि मेरा भी भविष्य उज्जवल हो, और इसी के कारण गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, वो अब मध्यम वर्ग में आ रहे हैं। और जितने हम कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो देश की आर्थिक विकास की तेज गति हो, चाहे देश को मजबूत बनाने के लिए ब्याज के दर कम होना, महंगाई कम होना, दुनिया में जहाँ 40 वर्ष में महंगाई सबसे ज़्यादा है, आज भारत में यूपीए के समय की डबल डिजिट महंगाई की निस्बत हम 5% महंगाई पे। मिडिल क्लास के परिवारों को घर खरीदने के लिए सरकार ने ब्याज में छूट दी, कम ब्याज पे उनको पैसा उपलब्ध कराया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो व्यापारी को व्यापार करने के लिए और मौके मिलते हैं, उद्योग में और मौके मिलते हैं, मिडिल क्लास को अच्छी नौकरियों के लिए। आप एक एक सरकार के कार्यक्रम को देखेंगे
तो समाज के हर वर्ग को वो छूता है, अलग अलग तरीके से उनको लाभ देता है। आखिर इसी के कारण 3-3.25 करोड़ से बढ़ के 8.25 करोड़ आज टैक्स पेयर अपना टैक्स का रिटर्न भरते हैं। इसी के कारण एवरेज टैक्स रिटर्न की जो अमाउंट है वो 2.5 गुनी हो गई है। तो आमदनियां सबकी बढ़ी है, लेकिन एक ये राहत सबसे बड़ी मिडिल सवाल क्योंकि गरीबों को खाना दिया जा रहा है। एक सवाल खड़ा होता है कि अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो गरीब को खाना देने की क्या आवश्यकता है। इसको लेकर कई पॉलिटिकल पंडित, कई अर्थनीति के जानकार इस पर कुछ गंभीर सवाल उठाते हैं। अगर संक्षेप में इसका जवाब। बहुत संक्षेप में बता सकता हूं जी, कि 81 करोड़ हमारे भाई बहनों को एक प्रकार से मुफ्त अनाज मिलने से एक रोजमर्रा की चिंता से हमने मुक्ति दिलाई है। तो ये जो सब परिवार है आज उसमें से कई गरीबी से निकल के निम्न मध्यम वर्ग के हो गए जी, लेकिन एक एक परिवार को जब ये 1000 रुपए का अन्न, साधारणतः किसी को 900, 1000, किसी को 1200, 1400 फैमिली साइज के ऊपर निर्भर करते हैं और जी अन्नदाता अन्न योजना के अंतर्गत है या बाकी इसके PMGKY के रेगुलर व्यक्ति हैं, उसके हिसाब से 900 से करीब 1300-1400 रुपए तक प्रति माह जो उनकी बचत होती है इस अनाज के कारण। और मार्केट रेट से देखें तो लगभग कुछ परिवारों को तो 1,500 से 2,000 रुपए का लाभ मिलता है मार्केट रेट के हिसाब। तो उससे एक प्रकार से उनका हौसला भी बढ़ता है, उनकी बाकी चीज़ों पे खरीदने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से इस राशन को मुफ्त करके इन सभी 80 करोड़ लोगों को बड़ी आकांक्षाओं के साथ बड़ी छलांग लगाने के लिए एक तरीके से सशक्त किया। अब एक पॉलिटिकल सवाल कि नीतीश जी अब आ गए हैं, कहीं वापस तो नहीं जाएंगे? क्योंकि हालांकि लोग मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नीतीश जी अब आपके साथ आ गए हैं, कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि वो अदला बदली उलट पलट करते रहते हैं। मुझे लगता है नीतीश जी कुछ गलत फहमियों में या कुछ उम्मीद के साथ शायद RJD के साथ संबंध बनाए होंगे जी, लेकिन जब पर्दाफाश हुआ, जब सामने आई उनको किस प्रकार से बिहार में फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने लग गई, किस प्रकार से लोग परेशान होने लग गए, किस प्रकार से गरीबों के ऊपर अत्याचार अन्याय होने लगा, तो नीतीश जी के ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी और NDA का गठबंधन एकमात्र ऐसा गठबंधन है जो देश के प्रति समर्पित है, देश के हर व्यक्ति के लिए एक उज्जवल भविष्य देने के लिए समर्पित है। ईडी सीबीआई पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन अब एक मुख्यमंत्री है, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां सम्मन आ रहा है, विपक्ष को टारगेट कर रहा है ईडी। आपका मानना है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया जी, जिन लोगों ने चोरी डकैती की जी, जिन लोगों ने भारत के देशवासियों का पैसा लूटा जी, जिन लोगों ने चाहे वो लिकर पॉलिसी हो जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला किया हो, या लैंड स्कैम हो, या भू माफिया या सैंड माफिया को आप क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? क्या ऑपोजिशन के लीडर होने के कारण आपको कोई कार्टे ब्लैंक या आपको सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी मिल जाती है? चोरी डकैती करने के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है। पर विपक्ष मुझे लगता है भारत की अजीत जनता पवार को ग्रीन चिट मिल जाती है। भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जी, इसलिए भी बहुत खुश है कि कड़ी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा उनको अपने सही ठिकाने पे पहुंचाया जा रहा है और उनके ऊपर इस कार्रवाई से देश के करदाताओं का हौसला बढ़ रहा है कि हमारे टैक्स का सदुपयोग हो रहा है और जिन लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्योंकि पेटीएम को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पेटीएम जो क्राइसिस है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर पर ये एक स्टार्टअप की दुनिया के लिए भी एक बड़ा झटका है एक तरह से। देखिए, किसी भी दुनिया से कोई आए, रेगुलेटर जो है हमारे, विशेषकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी जी, सेबी, इलेक्शन कमीशन, ये सब ऑटोनमस है, स्वाधीनता से काम करते हैं और उनके काम में
ना तो सरकार ने ना किसी और ने टिप्पणियां नजर बीच में दखल अंदाजी करनी चाहिए। जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जरूर कोई ना कोई वजह से एक्शन लिया होगा, हम उसका सम्मान करते हैं और वो कंपनी ने रिजर्व बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से सम्मान भी देना चाहिए और उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के कानून के हिसाब से ही वो काम करे। तो आप भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? ये तो हमारी पार्टी में पार्टी निर्णय लेती है जी। और पार्टी के अध्यक्ष ने सलाह मशूरा करने के बाद जो निर्णय लिया वो सर आंखों पर है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जी। जो निर्णय आएगा बहुत खुशी खुशी लड़ेंगे, आनंद लेंगे चुनाव लड़ने का और जीत के आके आपके चुनाव के आपके चैनल पर चुनाव के बाद फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने इतने व्यस्त समय में से अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच। क्योंकि पार्लियामेंट ऑन है इसलिए पीयूष जी का समय बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी।